अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे, मजे भी होंगे। अच्छा, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था तो प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास जो इक्वेशन थी या थ्योरी थी या जो प्लैंक्स कांस्टेंट ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था उसको हमने स्टडी किया था प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी के नाम से ना। आज का जो टॉपिक है हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बोहर का एटॉमिक मॉडल यानी बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने कहा था कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, ये इनकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, ये फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, इनकी एनर्जी भी फिक्स होती है और इनकी वेलोसिटी भी फिक्स होती है, इनका डिस्टेंस भी रेडियस से फिक्स होता है। ये सारी चीज इसने बताई थी। इसका मॉडल हम देखेंगे और चलते हैं इसके पोस्टुलेट की तरफ कि इसने हमें क्या क्या पोस्टुलेट दिए थे अपने मॉडल के। भी ये मेरे मॉडल में ये पोस्टुलेट्स हैं। तो छोटा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका कि जो था हमारे पास क्या कहते हैं बोहर जो था इसका क्या था। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं बोहर के। तो इंट्रोडक्शन में क्या था, एक डेनिस फिजिस्ट था, इसको क्या कहते हैं फिजिस्ट, यानी फिजिक्स का कोई प्रोफेसर था या फिजिक्स के ऊपर इसने काम किया था तो इसको इसलिए क्या कहते हैं फिजिक्स कहते हैं। नाम था इसका नील बोहर। इसने एक्सपेरिमेंट ये जो किया था, हमें मॉडल दिया था हमारे पास, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था हमारे पास दिया था, ये कब था हमें 1913 में, 1913 में इसने ये मॉडल दिया था। ठीक है, उसके बाद इसको जो नोबेल प्राइज मिला था ना वो 1922 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इसके काम करने के 9 साल के बाद इसको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला इस काम के ऊपर जो इसने वर्क किया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एटॉमिक मॉडल के ऊपर, एटम के मॉडल के ऊपर जो काम किया था इसके ऊपर इसको ना नोबेल प्राइज मिला था। तो पोस्टुलेट की तरफ आते हैं। तो पहला पोस्टुलेट इसका, एटम हैज सेंटर डेंस बॉडी सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या कहते हैं कि एटम हैज द डेंस बॉडी सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। वो कहता है कि एटम के अंदर ना, एटम जो है उसके सेंटर में ना एक डेंस बॉडी है। ये इसका एटम था, वो कहता है इसके सेंटर में ना एक डेंस बॉडी है, तो जिसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसका पोस्टुलेट जो कहते हैं कि ऑल द एटम हैज अ फिक्स ऑर्बिट्स इन विच द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। वो कहता है कि सब के सब जो एटम्स है ना उनके अंदर एक फिक्स ऑर्बिट्स हैं और उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रिवॉल्व करते रहते हैं और न्यूक्लियस के भी रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे ये देखिए, अब अगर हम बात करें, ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, इसको ऐसे कर लें, फिल कर लेते हैं। वो कहता है कि इसके ना फिक्स ऑर्बिट्स हैं, इन्हीं फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहा इसने, N1 का नाम दिया, इसको N2 का नाम दिया। या तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करेगा वेलोसिटी v के साथ, और इसका यहां से जो रेडियस होगा वो क्या होगा, r होगा। ठीक है, वो कहता है कि या इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करेगा या ऑर्बिट इसको मूव करेगा, इनके बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। जबकि हमें रदरफोर्ड ने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम जो है ना हमारे पास, एटम डेंस बॉडी सेंटर में और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है स्पेस के अंदर। ये स्पेस थी, वो कहता है यहाँ पे कहीं पे भी मूव करता रहता है और सेंटर में जाके न्यूक्लियस में गिर जाता है। ये था हमारे पास किसका, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। लेकिन जो बोहर ने हमें क्या कहा, बोहर ने कहा कि ये ऑर्बिट जो है ना फिक्स है, इनके बिटवीन कोई जगह नहीं है, ये या तो इस ऑर्बिट में होंगे या तो इस ऑर्बिट में होंगे। बाद में इसने इन ऑर्बिट्स को क्या कहा था, इनको कहा था इंटीग्रल मल्टीपल कहा था। इंटीग्रल मल्टीपल क्या कहा था, h/2π, और इसमें साथ में n हम कह सकते हैं नंबर ऑफ शेल। अगर एक होगा तो n = 1 हो जाएगा, अगर दूसरे शेल में मूव करेगा तो n = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इनमें से किसी ऑर्बिट में ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पोस्टुलेट इसका क्या है, वो कहते हैं ऑर्बिट possess same amount of energy which is called shell। अब इन जो ऑर्बिट्स है ना, ये जो ऑर्बिट्स है इनकी ना एक फिक्स एनर्जी है। इस फिक्स एनर्जी को हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये सेंटर हो गया, ये एक शेल, ये दूसरा शेल, तो इन शेल्स को उसने क्या नाम दिया, ये हमारे पास क्या है, के शेल है, ये हमारे पास क्या है, एल शेल है। और इसी तरह अगर हम इसको बड़ा करते जाएंगे तो एल एम शेल एन शेल भी
आता जाएगा। वो कहता है कि इनमें ना इनकी इसकी एक मखसूस एनर्जी है, एक सर्टेन एनर्जी है, जो जिस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी होगी वो इसमें मूव करेगा। अगर फर्ज करें अगर इसकी हम ले लें हम एनर्जी 5 ले लें, ठीक है, 5 अगर जॉल ले लें हम, तो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे पास 5 जॉल होगी वो यहां रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर इसकी हम 20 ले लें, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज होती है ना न्यूक्लियस ऊपर जाता है, अगर इसकी हम एनर्जी 20 ले लें, अगर इलेक्ट्रॉन 15 जॉल की जो एनर्जी है गेन करेगा तब वो इस इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में जाएगा। अगर उसके पास एनर्जी नहीं होगी, मतलब अगर हम इसको 10 जॉल एनर्जी दें तो वो यहां से इधर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे वो रुकेगा, या तो फिर उसको 15 जॉल की एनर्जी मिलेगी तब वो एक साइड होगा, नहीं तो वो अपनी ही एनर्जी के साथ वहां पे घूमता रहेगा, वहां पे रिवॉल्व करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको 5 जॉल की एनर्जी और दे दें, वो 10 जॉल की एनर्जी लेके थोड़ा सा ऊपर चला जाए फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो यहाँ इसी जो ऑर्बिट इसके अंदर रिवॉल्व करेगा, या फिर ऊपर वाले ऑर्बिट में जाने के लिए इसको क्या है 15 जॉल की एनर्जी और चाहिए। इसके इसके पास है 5 जॉल की एनर्जी और इसको 15 और चाहिए, तब जाके वो ऊपर वाले शेल में जा सकता है, नहीं तो वो नहीं जा सकता, ठीक है। एक मखसूस एनर्जी में घूमता रहता है। एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीजर। अब इंटीजर क्या है? n। अब इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है ना उसको हम क्या किससे जाहिर करते हैं? n से डिनोट करते हैं। n हमारे पास क्या होता है? n हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स होते हैं कि नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, n2, n3, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स। जो न्यूक्लियस के साथ पहला शेल होता है न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? नंबर n1 होता है, दूसरा n2 होता है, तीसरा n3 होता है, ऐसे n4, जैसे मतलब ये हो गया कि ऐसे नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीजर यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? n कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इट स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी n1 लोएस्ट एनर्जी लेवल। और जो यहाँ पे n1 है ना इसकी एनर्जी सबसे कम है। ये क्या है? लोएस्ट एनर्जी लेवल है। किस चीज का? इलेक्ट्रॉन का सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी, यानी एक फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे पास है 5, ठीक है, 5 जॉल है इसके पास, दूसरे के पास है 20 जॉल और तीसरे के पास हमारे पास है 50 जॉल, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो अगर इसकी एनर्जी 5 जॉल होगी तो वो यहां ही रिवॉल्व करता रहेगा। अगर उसने 15 उसको एनर्जी हम देंगे तो वो क्या करेगा? यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे में रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम उसको 30 जॉल और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो क्या करेगा? फिर मूव करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से? अब अगर इसके पास ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे, इसकी एनर्जी कितनी है? 5 जॉल। इसको अगर हम 15 और देंगे फिर क्या करेगा? ये यहां से मूव करके यहां पे आ जाएगा इस पे, और यहां पे रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहां पे। और यहां पे इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 20 जॉल। अगर इसको हम इतनी एनर्जी देंगे और अगर इस इलेक्ट्रॉन को फिर और एनर्जी मिल जाए तो फिर यहां से क्या करेगा? इसको अगर 30 जॉल और एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां से यहां चला जाएगा और फिर यहां पे रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। यहां से ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मतलब ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ये रिवॉल्व करता रहेगा। अगर इसको हम एनर्जी देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर और एनर्जी देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ी कम एनर्जी दें, मतलब फर्ज करें अगर हमने 20 जॉल नहीं दी इसको एनर्जी, तो फिर क्या करेगा? ये यहीं पे रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहुंच जाएगा। और अगर यहाँ से फिर एनर्जी इमिट करेगा, अब फर्ज करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये वाला, वही वाला, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी क्या है? 50 जॉल हमारे पास है, एनर्जी है इसकी 50 जॉल है। तो अगर इसमें से 30 जॉल इमिट होगी, ठीक है, अब यहां से इसने यहां पे जाना है, तो क्या करेगा? ये एनर्जी इमिट करेगा 50 जॉल की, 30 जॉल की एनर्जी क्या होगी? इमिट करेगा, तब यहां से वापस जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारे पास इसका मॉडल बोहर का, कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी इमिट करेगा और यहां से फिर क्या करेगा? अगर इसने वापस वहां पे जाना है तो फिर क्या करेगा? यहां से यहां जाने के लिए इसको फिर क्या करना पड़ेगा? 15 जॉल की एनर्जी फिर से इमिट करनी पड़ेगी। 15 जॉल की एनर्जी फिर से इमिट करेगा, तब ये यहां पे जाएगा, ठीक है। या तो फिर यहां पे घूमेगा, या यहां पे घूमेगा, या यहां पे घूमेगा। इनके एक मखसूस ऑर्बिट है, मखसूस एनर्जी है जो कि क्वांटाइज है, जिसको क्वांटम का नाम दिया था उसने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह पे घूमता रहेगा, जैसे रदरफोर्ड निकाला था कि एम्प्टी स्पेस होगी वहां पे घूमता रहेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट विद द फिक्स एनर्जी एंड वेलोसिटी। अब क्या होगा? इसकी एनर्जी भी फिक्स होगी
इसकी वेलोसिटी भी फिक्स होगी और क्या कहते हैं ऑर्बिट भी फिक्स होगा, अगर वो एक मखसूस एनर्जी का। अगर इसके अंदर 5 जॉल की एनर्जी है तो यहीं पे रिवॉल्व करता रहेगा। अगर इसकी एनर्जी, इसने 15 जॉल की एनर्जी गेन की और यहाँ पे आगे लो, तो फिर जब तक इसके पास 20 जॉल की एनर्जी रहेगी, 20 जॉल की एनर्जी रहेगी तो फिर क्या करेगा, यहाँ पे ही ये रिवॉल्व करता रहेगा। अगर फिर उसने एनर्जी गेन की, फिर हमने उसको एनर्जी दी, उसने 30 जॉल की एनर्जी गेन की, तो फिर वो क्या करेगा, वो आगे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। लेकिन जब तक उसके पास एनर्जी सेम है, वो सेम ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और सेम वेलोसिटी के साथ ही मूव करता रहेगा न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इसने मॉडल क्या दिया था। इसके मॉडल के अकॉर्डिंग के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता रहेगा एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, जिसकी एनर्जी भी फिक्स होगी और वेलोसिटी भी फिक्स होगी, जो कि एंगुलर वेलोसिटी होगी। बाद में उसने क्या नाम दिया, एंगुलर वेलोसिटी का। और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी हमारे पास ये होती है, अगर इसको कहेंगे एल से हम डिनोट करते हैं, इक्वल होता है mvr, मास, वेलोसिटी और रेडियस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, while the revolving in a particular orbit electron neither gain energy or nor lose energy of an orbital or shell is fixed। कहते हैं कि अगर किसी एक ही पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो ना तो वो एनर्जी गेन करेगा और ना एनर्जी लूज करेगा, उसकी एनर्जी हमारे पास फिक्स रहेगी। जैसे कि हमने कहा कि जब तक ये इधर ही घूमता रहेगा इसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल में हम देखें तो n1 को हम क्या कहते हैं, n इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k शेल। इसको क्या कहेंगे हम, k कहेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, k एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें n2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, l, तो l शेल हो जाएगा। तो यहां पे ये हमारे पास शेल का है l एनर्जी लेवल, इसको कहेंगे हम। ठीक है, तो अगर n3 की बात करें हम, अगर n3 की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यानी इसको क्या कहते हैं हम, m एनर्जी लेवल, k l m और ऊपर n आएगा। अगर लास्ट में हम एक और ऑर्बिट बनाते हैं हम, तो उसको क्या नाम होगा, n एनर्जी लेवल, n ऑर्बिटल या n शेल कहेंगे। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम, शेल कहते हैं। When the electron absorb energy, it jump from lower energy to energy level, यानी ग्राउंड स्टेट से जंप करते हैं टू द हायर एनर्जी लेवल। जब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है, जंप करता है लोअर एनर्जी स्टेट से, यानी ग्राउंड स्टेट से जंप करता है और हायर स्टेट पे जाता है। ये देखो, अगर ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेट, यहां से हम इसको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है। अगर हम इसको एनर्जी देते हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक साइडेड स्टेट है, अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये यहां पे चला जाएगा। ठीक है, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। अगर हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, किसी सोर्स से एनर्जी दे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और यहाँ पे चला जाएगा। अगर इसकी एनर्जी मतलब थी, यहाँ पे इसके पास 5 जूल की एनर्जी थी, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था। अगर इसको हम 15 जूल की एनर्जी और देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 20 जूल वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। ऊपर की एनर्जी क्या होगा, गेन करेगा और जंप कर देगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा। और यही फिनोमिना अगर हम दूसरी तरह देखें तो अगर यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड स्टेट थी, ये एक्साइटेड स्टेट थी, अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसके पास 20 जूल की एनर्जी है, अगर यही इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी इमिट करे तो फिर क्या करेगा, ये फिर वापस ग्राउंड स्टेट में यानी ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाएगा। ये 15 जूल की एनर्जी क्या करे, इमिट करे, यहां से क्या करे, 15 जूल की एनर्जी इमिट कर दे, तो हमारे पास यहाँ पे वापस आ जाएगा 5 जूल वाले एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में। और इनको हमने सिंपल क्या किया था, ये हमने ऐसे एनर्जी लेवल बनाया है, वो हमने जब देखा है तो वो हमने इसको ऑर्बिट की फॉर्म में देखा था, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में देखा था कि एंगुलर मोमेंटम किसी ऑर्बिट का कैसे होता है। ये देखिए, ये हमारे पास न्यूक्लियस था, ये हमारे पास था फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये हमारे पास सेकंड एनर्जी लेवल, और ये हमने थर्ड एनर्जी लेवल पर बनाया था। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो अगर एनर्जी ऑब्जर्व करेगा यहाँ से, तो फिर क्या करेगा, यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से फिर ऊपर यहाँ पे चला जाएगा, अगर और एनर्जी फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा।
सिमिलरली अगर ऐसे ही यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसकी 50 जूल हो जाएगी। वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे ना, जब रेडियस उसका रिबेलियन इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम तब उसकी वैल्यू देखेंगे कि हमारे पास कितनी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी 20 जूल पुट की थी, वैसे होती तो माइनस में आती इसकी एनर्जी, लेकिन हम यहाँ पुट करें, यहाँ पे क्या है 5 जूल की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखो अब फिर क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आएगा, एनर्जी रिवॉल्व करके यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। इस तरह होगा इसका ये फिनोमिना जो होगा, ये वाला इस तरह होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी यहाँ से फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप बैक फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल E1 से लेके फिर क्या होगा E2 में, E2 से वापस E1 में आएगा। तो ये हायर एनर्जी जो होगी हमारे पास E2 होगी, और जो लोअर एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, E1 होगी, ठीक है। तो ऐसे ऑर्बिट में ये मूव करता रहेगा, जहां पे इसकी जो वेलोसिटी होगी ना इस तरह होगी। तो अगर हम इसका एटॉमिक मॉडल देखें तो इसने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा था कि यही मॉडल सेम टू सेम हम इसका बनाते हैं। वो कहता है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, या तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेगा, ठीक है। और इनको क्या कहा था, इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे पार्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल होगा, किसका इंटीग्रल होगा, वो होगा हमारे पास NH/2 पाई, ठीक है, NH/2 पाई। या तो फिर वो इसमें मूव करेगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है इंटीग्रल मल्टीपल, क्या कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे NH/2 पाई। या फिर इसमें मूव करेगा जो कि हमारे पास है सेकंड, यानी 2H/2 पाई, ठीक है। यहां पे n की वैल्यू 2 है, यहां पे n की वैल्यू क्या है, यहां पे भी अगर हम पुट कर दें NH पुट कर सकते हैं, यहां पे भी हमारे पास क्या होगा NH/2 पाई, ये हमारे पास इंटीग्रल। और n हमारे पास क्या है, यहाँ पे n = 1 2 3 4, ये क्या है हमारे पास शेल्स हैं, शेल। अब जिस शेल की बात हो रही है हम उस शेल की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास क्या आती जाएगी, वैल्यू आती जाएगी, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो, ठीक है। वो इसने यही बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, या तो इस शेल में मूव करेगा, या फिर उस शेल में मूव करेगा, या फिर उस शेल में मूव करेगा। वो कहता था कि या तो इलेक्ट्रॉन इस शेल में मूव करता रहेगा न्यूक्लियस से, ठीक है, या फिर वो इसी शेल में मूव करता रहेगा, या फिर इसी शेल में मूव करता रहेगा, जब तक उसकी एनर्जी सेम है, ठीक है। जब मूव करेगा, जाहिर इलेक्ट्रॉन है, उसका कोई ना कोई मैस है, इसकी वेलोसिटी है, और इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r है, ठीक है। अब मैस, वेलोसिटी और r, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसको L से जाएगा, L = मैस इलेक्ट्रॉन का, उसकी वेलोसिटी और उसका रेडियस जो कि हमारे पास सेंटर से है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। वो कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास यही है, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने मोमेंटम पढ़ा था, वो हमारे पास क्या मोमेंटम क्या था हमारे पास, ये हमारे पास मोमेंटम था = मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यानी किसी चीज का मैस और किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव करो, जैसे हमने रेस के केस में पढ़ा था, जब डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या कैनाल रेज हमने पढ़ा था, तो तब हमने देखा था कि मोमेंटम क्या है इसमें, मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी। किसी चीज की जो स्पीड है या वेलोसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। लेकिन एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है तो यहाँ पे फिर जाहिर है वो एंगल की फॉर्म में घूम कर रहा है, सर्कल की फॉर्म में रोटेट कर रहा है, या ऑर्बिट की फॉर्म में रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया, r, और यहाँ पे हमने केमिस्ट्री के लॉ से L पुट किया, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर क्या कहते हैं, इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां तक, और इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, वो कहता है कि ये जो एनर्जी है ना, ये सारी एनर्जी किस फॉर्म में इमिट करता है, ये जो एनर्जी इमिट कर रहा है, ये कर रहा है फोटोन की फॉर्म में या क्वांटम की फॉर्म में। तो इसने कहा कि जो एनर्जी इमिट कर रहा है ये, अच्छा, इसने कहा कि ऑल द एनर्जी
रिलीज observe or emit only in the form of quantum और फोटोन। ये जो एनर्जी यहां से इमिट हो रही थी, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन वापस बैक आ रहा है यहां से, तो ये एनर्जी कुछ इमिट करेगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? क्वांटम। या तो हम इसको क्या कहेंगे? क्वांटम कहेंगे, या कहेंगे फोटोन। और अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं इसी तरह, मतलब अगर यहां से हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इसको हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी सोर्स से, कोई भी हमारे पास सोर्स है, यानी कि कोई भी चीज है, यहां से हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर यहां से ऊपर मूव करेगा तो ये एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, तो वो भी क्या होगी? या क्वांटम की फॉर्म में या फोटोन की फॉर्म में। और क्वांटम और फोटोन का फर्क हमने पिछली वीडियो में देखा था। जो क्वांटम हमारे पास होता है ना, क्वांटम जितनी भी एनर्जी आती है, रेडिएशन आती है हमारे पास, वो क्वांटम की फॉर्म में होती है। लेकिन एक मखसूस रेंज होती है जिसको हम विजिबल रीजन कहते हैं। विजिबल रीजन में जो एनर्जी ट्रेवल करती है उसको क्या कहते हैं? उसकी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी का रिलेशन देखें, ठीक है, या डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस देखें, डिफरेंस इन एनर्जी, अगर डिफरेंस इन एनर्जी देखें हम, तो हमारे पास क्या निकलता है? यानी चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू है हमारे पास E2 माइनस E1। E2 माइनस E1। देखो E2 में से E1 की एनर्जी को माइनस कर दो तो वो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे पुट किया था कि यहाँ पे हमारे पास इसकी एनर्जी कितनी है? 5 जूल है, और यहाँ पे हमारे पास इसकी एनर्जी 20 जूल है, ठीक है। अगर हम, ये हमारे पास था E1 और ये था हमारे पास E2, ठीक है। तो हम अगर E, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 20 माइनस 5, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 15। इसका डिफरेंस निकलेगा हमारे पास, कितना निकलेगा? 15 डिफरेंस निकलेगा। इसका मतलब है कि एक लेवल से, मतलब एक लेवल से इसको E1 से इलेक्ट्रॉन को E2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 15 जूल। इस केस में, ठीक है, जो केस हम स्टडी कर रहे हैं उस केस के अंदर। वैसे तो इसकी एनर्जी डिफरेंट होती है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितनी होती है। लेकिन हमने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए दिया है कि यहां से यहां आगे वाले, ऊपर वाले एनर्जी लेवल में इसको जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी 15 जूल की एनर्जी चाहिए, अगर इस डिफरेंस की बात करें हम। और हमने थर्ड लेवल बनाया था, उसका कितना रखा था हमने? 50 जूल रखा था, ठीक है, 50 जूल की बात की थी ना। और यहां से फिर ऊपर जाने के लिए इसको कितने जूल की एनर्जी चाहिए? अगर हम, फिर हमारे पास क्या होगा? फिर अगर उस केस में हम देखेंगे तो हमारे पास डेल एच मीन, सॉरी, एनर्जी की बात करें तो डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा ना। फिर क्या होगा? हमारे पास जो यहाँ पे था ना इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास E1 हो जाएगा और ये हमारे पास E2 हो जाएगा, जिसको हमने 50 जूल का नाम दिया था। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? 50 पुट करेंगे, माइनस 30 पुट करेंगे, आंसर हमारे पास 20 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि वहां से ऊपर जाने के लिए बल्कि 30 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे हमने एनर्जी 20 पुट की, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 20 है, तो आंसर हमारे पास 30 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से इसको क्या है? 30 जूल की एनर्जी चाहिए होगी ऊपर वाले लेवल में जाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एनर्जी डिफरेंस था। तो अब बात आती है हमारे पास एनर्जी डिफरेंस की बात की हमने, ये हमारे पास इक्वल टू होती है। अब देखो ये क्या होगा, ये फिर से समझाने के लिए बात की, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? HB, ठीक है। चेंज एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा? HB, और H हमारे पास क्या है यहाँ पे? ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? वैल्यू है हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई 10 raised to power -34
जॉल सेकंड। और ये इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर हमें वेलोसिटी मालूम है और इसकी वैल्यू मालूम है तो हम इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट होगा उसमें हम इसकी जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसके रेडियस को फाइंड करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं इक्वेशन को लेकर चलेंगे और हम क्या करेंगे, इसका रेडियस फाइंड करेंगे एनर्थ ऑर्बिट में, मतलब कि किसी भी ऑर्बिट में हम इसका रेडियस फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे। हम यहाँ पे भी इसका फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी फाइंड करेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट बात, इसने जो हमें दिया था, ये जो मॉडल दिया था, ये वैलिड किसके लिए था, वैलिड only for single electron species, single electronic species। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन हो गया प्लस हमारे पास हीलियम हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। और प्लस हमारे पास अगर लिथियम की अगर हम बात करेंगे तो +2 भी कह सकते हैं इसको, और प्लस भी कह सकते हैं। और अगर हम बैरियम की बात करें तो इसमें से भी अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज हो, तो ये इस तरह सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर, इसके हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। इसके लिथियम के अंदर हमारे पास 3 होते हैं, इसमें से क्या करेंगे हम 2 माइनस कर देंगे तो 1 बच जाएगा। इसमें हमारे पास 4 होते हैं, इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। यानी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर, जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ये 19 स्पीशीज के ऊपर वैलिड है। और इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर परफॉर्म किया था। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे इसके कैलकुलेशन ऑफ रेडियस के ऊपर। ठीक है, कि रेडियस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि उसका रेडियस क्या निकलता है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, सब चीजें देखेंगे 1 बाय 1। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।